भारतीयत्व चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चर्चा G20 2023 G20 सम्मेलन। इसका भारत के लिए क्या औचित्य है? भारत के भविष्य के लिए, विश्व के भविष्य के लिए इसका क्या औचित्य होगा? इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक गणमान्य ऐसा डिस्कशन पैनल मौजूद है। तो दोस्तों, हमारे साथ है व्यास जी। बिहार सरकार में चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहे हैं और सुपर एन्युएशन के बाद बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है उसमें काम कर चुके हैं। और हमारे साथ हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। वो है फाउंडर मेंबर है ऑल इंडिया पीपल्स फोरम के। इसके अलावा सामाजिक संगठनों में उनकी सक्रियता पूरी जिंदगी भर रही है। और हमारे साथ है कुमार शुभमूर्ति जी, जो एक गांधीवादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं, साथ ही जयप्रकाश आंदोलन के महत्वपूर्ण मुख्य नेताओं में से एक। आज जो भी राजनेता हम जिन्हें जानते हैं, वो राजनेता जिन्हें नेता कहते हैं, ऐसे शुभमूर्ति जी भी हमारे साथ हैं। तो इस G20 सम्मेलन पे आज हम बात करने के लिए साथ में आए हैं। दोस्तों, आप सबने इससे जुड़े कई न्यूज़ देखे होंगे, आपके चैनलों पे ये चल रहा है। हमको पता है इस G20 सम्मेलन अब जो भारत में हो रहा है, तो उसको लेके कई शहरों में उनकी सजावट की गई है, कई तरह के प्रोग्राम वहाँ पे हुए हैं। और दिल्ली वाला जो सबसे महत्वपूर्ण G20 सम्मेलन का पार्ट चल रहा है 9 और 10 सितंबर को, उसमें हमने सुना है कि केवल दिल्ली शहर के प्रोग्राम पर 4100 करोड़ रुपयों का खर्चा तक किया गया है। तो अब ऐसा इतना जो महंगा ऐसा सम्मेलन भारत देश में हुआ, ऐसी महंगी चीजें होती हैं, ओलंपिक्स भी इसी तरह महंगे होते हैं, पर उसके कुछ फायदे भी होते हैं। तो वैसे ही G20 सम्मेलन के क्या फायदे हमें हो रहे हैं, उसका महत्व क्या है, इन सारी बातों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल लेकर कि ये G20 सम्मेलन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इनके अब ये जो 2023 वाला हुआ, उसके क्या फायदे हमें देश को और दुनिया को होने वाले हैं, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे व्यास जी की तरफ से। व्यास जी, कृपया आप इस बात पे बात करें। जहाँ तक आर्थिकी का सवाल है, फाइनेंशियल चीज़ों का सवाल है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने G7 के नाम से ग्रुपिंग बना रखी है। इसमें 7 देश है, इसमें अमेरिका, कनाडा, अमेरिकन महाद्वीप से हैं, और 4 जो हैं सो यूरोपियन देश हैं, जो महाशक्तियाँ ही उनको मानेंगे। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और एशिया से जापान है। ये G7 कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी आपस में व्यापार के बारे में और आर्थिक समझौतों के बारे में चर्चा करते रहते। हम लोगों ने एक ब्रिक्स बनाया, जिसमें ब्राज़ील, जिसको हम कह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, या जो एक तरीके से बहुत पहले तो कंट्रीज़ को 3 तरह से बांटते थे: डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, UDC। इंडिया को UDC में माना जाता था, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब डेवलपिंग कंट्रीज हो गए और डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी जो G7 है। इसके अलावा कुछ और भी उसमें हैं, लेकिन इस G7 ने अपना बनाया हुआ। इनके बीच में बायलैटरल्स भी होता है, इनके बीच में मल्टीलेटरल फोरम कहे जाते हैं, जिसमें कई हैं। तो ये जो 99 में जब G20 की बात आई, तो इसमें ब्रिक्स भी जुड़ा। G7 और ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स के जो कंट्रीज थे उस समय ब्रिक था, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, तो साउथ अफ्रीका लेकिन इसमें जुड़ गया था। तो आप कह सकते हैं कि 7 देश G7 के हैं। ब्रिक्स के 5 देश हो गए: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये आपका साउथ अफ्रीका। और 8 दूसरे देश हैं, उसमें से कुछ डेवलप माने जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है उसमें, लेकिन अर्जेंटीना भी है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का भी डेवलप मान सकते हैं, मान कह सकते हैं वो, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, और एक ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें यूरोपियन यूनियन में मोटे तौर पर आज की तारीख में ब्रिटेन को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे देश हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरा यूरोप इसमें शामिल हुआ है। और अभी इस जो समिट हुआ, उसमें अफ्रीकन यूनियन के रूप में जो अफ्रीका के बचे हुए जो देश हैं वे शामिल हो गए, जिसको ग्लोबल साउथ के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मान रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी जीत हुई कि इस आर्थिक फोरम में वो भी आ गया।
अफ्रीकन यूनियन आने के पहले जो ये ग्रुपिंग थी G20 की, BC की बात करें तो G21 हो जाएगा। जब ब्राजील में सम्मेलन शुरू होंगे तो G21 का होगा। तो ये माना जा रहा है कि जो ग्लोबल GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 85% इन देशों के पास है, और जो टोटल व्यापार वर्ल्ड ट्रेड होता है उसका 75% है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ग्रुपिंग है, संख्या में भले कम दिखलाई पड़ती हो, लेकिन स्वाभाविक है कि स्क्यूड है पूरा का पूरा जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ देशों के पास ज़्यादा है, कुछ देशों के पास कम है। ये व्यापार का 70। तो मैं व्यापार की बात जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि इन देशों के बीच आपसी व्यापार पनपेंगे। जो मीटिंग हो रही है लगातार, 2008 के पहले इस G20 में समिट नहीं होता था, यानी हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं मिलते थे। उस समय इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स जैसी भी स्थिति हो, ये मिलते थे और चर्चाएं करते थे और सही डिक्लेरेशंस होता था। मल्टीलेटरल जो डिक्लेरेशंस होते हैं, इसको मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी तो बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन ये जो डिक्लेरेशंस है बेसिकली दे आर इंटेंट, दे एक्सप्रेस द इंटेंट ऑफ द कंट्रीज, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन एनीवन, क्योंकि ये ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी होगा तो बाइंडिंग होगा। संभावना ये पनपती है कि द इंटेंट भी है डिक्लेरेशंस, तो उसके आधार पे धीरे धीरे ही सही कुछ ना कुछ इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ेंगे, काम होगा। हालांकि कई देशों का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है, कुछ देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, राइट। यानी इसको मिसमैच कहते हैं, मिसमैच होगा। जैसे भारत का एक तरीके से मिसमैच है, बट हमारी कोशिश है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि विदेशी पैसा हमारे पास आएगा, हमारा माल बिकेगा। तो मूलतः अवधारणा इस तरह के आर्थिक मंचों की ये है कि बहुत सारे देश जो बाजार हैं, जैसे अब मेरी समझ है कि जो अफ्रीका के इतने देश जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है डेवलप्ड कंट्रीज को। जो पहले ये उपनिवेश थे, तमाम जो अफ्रीका के देश, एक आध को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली उपनिवेश थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री, तो कोई डच का था, कोई फ्रांस का था, कोई ब्रिटेन का था, इस प्रकार से उपनिवेश थे। गुलामों का वहाँ से व्यापार होता था, पकड़ पकड़े गुलाम। अमेरिकन हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि यूरोप के जो ट्रेडर्स हैं वे गुलाम पकड़ते थे और यूरोप में तो ले जाते थे और वे अमेरिका में ले जाते थे। जितना साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स का सदर्न पोर्शन है, कैरोलिना है या नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, वेस्ट वर्जीनिया है, यहाँ जो गन्ने की खेती होती थी, इन गरीब गुलामों को उसमें जानवरों की तरह से इस्तेमाल ये लोग क्या करते थे। बहुत बाद में अब जानते हैं कि सिविल राइट्स एक्ट बना, वहाँ पे गुलामी प्रथा खत्म है। तो बड़ा मार्केट मिला है। इंडिया भी यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट मिला है। तो यह जो ग्रुपिंग है, मूलतः स्वाभाविक सी बात है, जो चर्चा होती है वो चर्चा क्या होती है, मेरे देश को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। लेकिन एक पहलवान हो और एक दूसरा, जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, ये बिल्कुल सूखा हुआ व्यक्ति हो, दोनों के बीच में अगर पहलवानी होगी तो किसको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि इससे उनका माल बिके और आपका कच्चा माल जो है सो, यानी इन देशों का कच्चा माल उनके यहाँ जाए। एक थियरी है जो खास करके लैटिन अमेरिकी देशों के अर्थशास्त्रियों ने दिया था। एक पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट दिया था और एक सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने माना कि यूएसए इज सेंटर, हम पेरिफेरी हैं, और पेरिफेरी से कच्चा माल सेंटर में जा रहा है और सेंटर का जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, सामग्री है, वो मेरे यहाँ आ रही है। तो इस प्रकार से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो यूएसए के पक्ष में है, सब मानते थे। और आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी हुए जिन्होंने अमेरिका के विरोध किया। क्यूबा तो अभी विरोध कर रहा है, वेनेजुएला कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है। चिले कर रहा था तो उसके ऊपर कार्रवाई अमेरिका ने पिनोशेट के माध्यम से करा दिया था और चिले में सोशलिस्ट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था। अब जो स्थिति है उसमें हम नहीं कह सकते कि वो अमेरिका के विरोध में है। ब्राज़ील के बारे में माना जाता था बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन इसके पहले जो शासक था उसको मानते थे कि वह एक तरीके का तानाशाह व्यक्ति था। तो एनीवे, तो ये होता रहता है। तो ये जो ग्रुपिंग है मूलतः यह बना हुआ है कि साहब इन देशों के बीच में आपसी ट्रेड बढ़े, आपसी सहयोग अन्य मामलों में बढ़े। डिफेंस का भी सहयोग की बात हो रही है कि डिफेंस का भी सहयोग बढ़े। क्वाड के मेंबर्स भी G20 में हैं
और क्वाड हालांकि आज की तारीख में इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, लेकिन माना जाता है कि चाइना का जो साउथ चाइना सी में जो उसकी दखल है, या चाइना से जो यूएसए को डर लगता है, उसको कंटेन करने के लिए क्वाड बना हुआ है। जहाँ तक इसकी मीटिंग का सवाल है, मैंने कहा कि 2008 के बाद से समिट होता है, हेड ऑफ द स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर वर्ष किसी न किसी देश को प्रेसिडेंसी मिलती है। पिछले साल इंडोनेशिया को प्रेसिडेंसी मिली थी, बाली में सम्मेलन हुआ था। भारत में जो हुआ है इसकी खासियत ये है, जैसे आपने नागपुर की चर्चा की, मेरे यहाँ पटना में भी हुआ है। 60 शहरों में ये कार्यक्रम हुए हैं और सरकार की कोशिश रही है कि इसके आधार पर, हालांकि राजनीतिक चीज़ है, हमारे दूसरे पैनलिस्ट बताएंगे, बट एक कोशिश रही कि एक व्यक्ति विशेष के चेहरे को हर तरफ दिखलाया जाए। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझ करके कहा कि इसी वर्ष, यानी जो चुनाव का वर्ष है, उस समय लिया जाए, और इसका खूब प्रचार हुआ है जगह जगह, खूब, मतलब इलेक्शन में एक तरीके से मान सकते हैं कि प्रचार हुआ है। तो 60 शहरों में इस देश के सभी राजधानियों में हुआ है। चूँकि पटना में हुआ तो मैं आशा करता हूँ मुंबई में भी हुआ होगा, और नागपुर में भी आप कह रहे हैं, और अरुणाचल में भी हुआ तो चाइना ने आपत्ति व्यक्त किया। कश्मीर में हुआ तो पाकिस्तान को आपत्ति हुई, हालांकि पाकिस्तान इस ग्रुपिंग में मेंबर नहीं है। तो एक तरीके से ये जगह जगह हुआ, और ये कहा जा रहा है कि साहब पूरा देश इसमें शामिल हुआ, तो पैसा तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अगर इतने देशों के लोग आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट्स तो अभी आए, वो जो सम्मेलन हुए तो संबंधित मंत्रीगण आए, दूसरे लोग आए, ऑफिशियल्स आए, शेरपाओं का सम्मेलन हुआ। शेरपा वो कहते हैं जो निगोशिएटर होते हैं, तो वो तमाम विषयों पर डिस्कशंस होते हैं, वो चर्चाएं करते रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ। तो जो पैसा खर्च हुआ उसका बहुत बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट में भी लगा। हालांकि दिल्ली के बारे में आ रहा है कि झुग्गियों को ढक दिया गया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया, हमेशा होता है। मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और संभवतः उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 2000 के आसपास, वो शायद कौन थे, संभवतः ये बुश, छोटा बुश था, मतलब क्या नाम, जॉर्ज बुश थे। तो उस समय मार्केट में तमाम छोटी मोटी दुकानें थी, उसको उजाड़ दिया गया था, और कोई नहीं नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिकन काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। और मैं जहाँ रहता था उसके ठीक सामने एक होटल है, ताजमहल, और मौर्या होटल, मौर्या शेराटन है उसका क्या नाम है, वहाँ उनके रुकने की विशेष में व्यवस्था थी। तो ये होता है कि विदेशी मेहमानों को दिखाने के लिए हम अपनी गरीबी को, अपने अगलीनेस को, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को स्लम्स अगली लगते हैं, जिस तरह की मानसिकता के लोग शासन में, तो ढका गया था। लेकिन ये सही है कि दिल्ली में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस प्रकार से सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो डिक्लेरेशन हुआ वो कंसेंसस से हुआ। चाइना और रशिया दोनों सहमत हुए, क्योंकि यूक्रेन वार के कारण यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि बाली में जो डिक्लेरेशन हुआ था वो कंसेंसस से नहीं हुआ था, वहाँ भी यूक्रेन की चर्चा भी हो गई थी। चूँकि दुनिया के बहुत सारे देश जो इस युद्ध के विरोध में हैं, वो रशिया को दोषी ठहराते हैं, टर्की को छोड़कर, इसमें टर्की भी शामिल है। तो इंडिया को छोड़कर इंडिया की दोस्ती रही है। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही बताई जा रही है कि डिक्लेरेशन जो हुआ, जो दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कहते हैं, वह कंसेंसस से हुआ। उसमें जो भी पॉइंट्स जोड़े गए, उन पॉइंट्स पर तो आने वाले समय में एक एक बिंदु पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया के सभी देशों ने जो इसमें भाग लिए हुए हैं उससे अपनी सहमति दी है। मैं थोड़ा सा मल्टीलेटरल इस तरह के निगोशिएशंस के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा, इंटेंट होता है, लेकिन एक एक शब्द पे, कॉमा, फुल स्टॉप पे, मुझे भी बायलैटरल्स का थोड़ा तजुर्बा है और मल्टीलेटरल का भी थोड़ा तजुर्बा। मैं दिल्ली में जब पोस्टेड था तो एक एक शब्द पे पैराग्राफ बनते हैं और उस पर बिल्कुल बहस होती है, और एक एक शब्द को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो जैसा कि अखबारों में कि भारत का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस माना जाना चाहिए, और खुलेआम लोगों ने जो शेरपा, उनकी जो पूरी टीम निगोशिएशंस की है, काफ़ी लोग लगे थे, फॉरेन सर्विस के लोग लगे थे, और शेरपा तो खैर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, तो सब लोग लगे हुए थे, तो उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है
क्योंकि ये ड्राफ्ट बनाना ये तो प्रोफेशनल्स का काम है, और निगोशिएट करना तो पहले वो बता रहे हैं कि हमने G7 के देशों को पहले अपने पक्ष में किया, फिर ब्रिक्स से बात की, तो ब्रिक्स में चाइना और रशिया दोनों हैं, तो उनसे बात की, वे सहमत हुए, फिर बाकी देशों से अलग अलग बात की, जो 8 देश मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूक्रेन वार को लेकर के यूरोपियन यूनियन का काफ़ी दखल है, और मूलतः जो चर्चा यूक्रेन पर चली वो पॉलिटिकल चर्चा उन लोगों ने अवॉइड किया, खास करके डिक्लेरेशन में नहीं है। उन्होंने फूड की बात की, फूड क्राइसिस, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हीट का जो व्यापार है वो यूक्रेन और रशिया में व्हीट बहुत ज़्यादा होता है, और दुनिया के देशों में वहाँ से व्हीट जाता है, और थोड़ा सा शुरू में तो यूनाइटेड नेशंस के दखल से कोई संधि सी हो गई थी और ब्लैक सी से व्हीट का व्यापार होता था, लेकिन बाद में रशिया ने संभवतया देखा कि क्राइमिया पे हमला कर दिया यूक्रेन ने, कोई पुल तोड़ दिया, उसके बाद से बंद हो गया। एक तो फूड का मामला था, फ्यूल का मामला था, ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे कुछ युद्ध के वजह से, और तीसरा फर्टिलाइजर की बात है, चूँकि कृषि से बड़ी प्रभावित हो रही है, तो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये 3 चीज़ें इस पूरे के पूरे समिट में बड़ी प्रमुखता से आई हैं। हालांकि थीम तो था वन अर्थ, है ना, ग्लोबलाइजेशन तो 90 से शुरू हो गया था, बट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात हो रही है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूक्रेन के वार को लेकर के यूक्रेन वाले चाहते थे कि इस पर रशिया की ऐसी तैसी की जाए, अभी नाराज भी है, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री का वक्तव्य आया है जो, लेकिन जो लेवरोव आए हुए हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं रशिया के, उन्होंने खुशी व्यक्त किया, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चाइना वाले खुश है कि चलो ये चीज़ें नहीं हुई, है ना, चाइना आपसी नहीं आए, पुतिन नहीं आए, तो यूएस की वजह से लोग कहते हैं कि नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर के ये पश्चिमी देश भी यूक्रेन वाले पैरा पे माने हैं। कुछ लोगों का कहना है, और उसके बारे में हमारे मित्रगण ज़्यादा जानेंगे, कि इसलिए G7 वाले माने, खास करके यूएसए, कि वे इंडिया को बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर कर सके। तो ये होता है ना, एक पहलवान से दूसरे पहलवान को लड़ाना हो तो जो गांव का मुखिया होता है वो लड़ने वाले पहलवान के साथ रहता है ताकि उस बड़े पहलवान को मारे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये सब गोटियां सेट हो रही हैं, या कह सकते हैं कूटनीति है कि भाई अभी भारत को महत्व दो, क्योंकि चीन से उसी को हम खड़ा करके और मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन का सामान तो न्यूयॉर्क में हमने खरीदा है, जब खरीद लीजिएगा शर्ट तो पता चलेगा मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो हर जगह पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये चीज़ें आपके सामने अभी तत्काल रखनी थी। थैंक यू। थैंक जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो व्यास जी ने कहा, एक परराष्ट्र धोरण को लेकर भारत के जो डिप्लोमेसी है, इसके अलावा जो दुनिया का जो एक हमने राजनीति की बात की सारे देशों के, तो इस बारे में भी, और जो एक डोमेस्टिक इसका पहलू है, जो भारत के अंदर का राजकारण है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आपका क्या उसको लेकर रीडिंग है, अखिलेश प्रताप सिंह? देखिए, जो एक्चुअल बात थी व्यास जी ने उसे विस्तार से बता दिया है। मैं जो अपने दृष्टि से देखता हूँ उसमें मुझे कुछ बातें बहुत प्रभावित की हैं। जैसे पहला जो हमारा कंसर्न है कि जो डोमिनेशन है ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का, वेस्ट का, अमेरिका का, उसमें हमने जो देखा है, ये अफ्रीकन नेशनल यूनियन को भी जो जोड़ने की कोशिश हुई है, तो एक जो नेशनल मूवमेंट से ही हमारा एक विजन था फॉरेन पॉलिसी में कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की, मैं ये मानता हूं कि इंडियन डिप्लोमेसी ने उसे बचाया। और
यह किसी सरकार की बात से ज्यादा एक हमारी जो कंटिन्यूटी रही है नॉन अलाइंड मूवमेंट की, उस दिशा में यह मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम है। और उन मुद्दों पर जिस पर इंटरनेशनल तनाव है, उन मुद्दों पर बहुत, यह राजनीतिक फोरम भी नहीं है। बाली में जो जिस तरह से एक ऑफेंसिव रसा के विरुद्ध लिया गया था, उसकी अपेक्षा भारत ने उस हिस्से को हटा के जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, ये जो कंसर्न है, इस पर जो एक कंसेंसस रेजोल्यूशन लिया है, यह भी एक मैं महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं। अब कितना पैसा खर्च हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ या हम शो ऑफ हुआ, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। नहीं इस पर जाना चाहता हूं कि मोदी इससे गेन क्या करना चाहते हैं, वो बड़ा एपरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टीज हैं, किसी ने G20 को कंडेम नहीं किया। मैंने पर्टिकुलरली मैं कांग्रेस से मनमोहन जी का देख रहा था, हाँ ये जरूर कंसर्न उन्होंने व्यक्त किया, और वो जो जेन्युइन कंसर्न है इंडियंस का, ये जो भी आप इनिशिएटिव लिए हैं G20 के नाम पर, इसका पार्टीजन यूजेस नहीं होने चाहिए, और इस यूजेस का, इसे प्रोपेगेंडा, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इमेज मेकिंग में नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मोदी जी या आरएसएस जो भी करती है, वो तो कहती है कि हम कुछ नॉवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हिस्ट्री का डिनायल तो उनका चरित्र ही है। पंडित नेहरू की क्या भूमिका थी या बाद में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, उसको तो डिनाई ही करते हैं। मानो स्पेस से लेके हर चीज मोदी जी के कर्म ने बताया है, और सिद्धांत भी है। देखिए, वो कहते हैं हमें शक्तिशाली होना है, तो शक्तिशाली में न्याय की परिभाषा की जगह उनके लिए नहीं। तो वो सब बातें तो करेंगे, लेकिन हम लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो ये हमारी दो बड़ी उपलब्धियां हैं कि हम तो वैसे कॉमन डिक्लेरेशन अभी हमें पढ़ने को नहीं मिला है, जो मैं अखबारों से देख सका हूं, और इधर मैं थोड़ा बॉम्बे में कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से उतना समय नहीं दे पाया। तो मैं यह महसूस करता हूं कि जो उसका जिस्ट है कॉमन डिक्लेरेशन का, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और जिस तरह से यह एक कंसेंसस बना है और अफ्रीका को भी इससे जोड़ा गया है, यह एक अच्छा डायरेक्शन है और इस दिशा में ये बने। लेकिन एक साथ मैं जरूर कहूंगा कि G20 का जो फॉर्मेशन है, वो जो क्राइसिस आई 1998 या 2008 की क्राइसिस जो फाइनेंस वर्ल्ड की दुनिया में हुई, उस क्राइसिस के मैनेजमेंट में G7 ने ये महसूस किया कि अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने सोचा कि जो लार्जर इस तरह की इकोनॉमीज हैं, उनको लाया जाए अपने साथ। और जाहिरा तौर पर उनकी कोशिश तो बराबर होगी, क्योंकि इकोनॉमी में कोई बहुत पर्सनल चीजें नहीं चलेंगी। उनके अपने लॉज हैं, उसको परसू करेंगे। तो उनकी यह एक कोशिश होगी कि उनका इंटरेस्ट डोमिनेट करे। अब यही कुशलता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री और पर्टिकुलरली इंडिया में, रूलिंग पार्टी कोई भी बने, कि वह पूरे बैलेंस को साउथ की तरफ बदल दे। यह दीर्घकालीन इसकी एक मैं समझता हूं परीक्षा है। और उस ढंग से अगर हम लोग उस दिशा में बढ़े, तो हमारी इकोनॉमी में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, और पॉलिटिकल जो राइवलरी है
उस राइवलरी में हम जो शक है लोगों का कि अब प्रो अमेरिकन हम उनके स्टूजेस क्लियर कट होने की बात करते हैं, उससे भी हम बच सकेंगे। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम परसू करेंगे जिसका एज होगा साउथ की कंट्रीज को मिला करके। ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना है जिसको तोड़ने के लिए मैंने एक कुछ सेंटर्स का डोमिनेशन है, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो या आपका लंदन का हो, फिनांस कैपिटल पर कंट्रोल करता है। अगर ये बैलेंस बदले और इस बैलेंस बदलने में जो भी देश हमारी मदद करे, चाहे चाइना ही क्यों न करे, उसके साथ हमें अपना रिश्ता ठीक ठाक रखना चाहिए। और हमें चाहे वो साउथ चाइना का प्रश्न हो, चाहे इन प्रश्नों पर हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट फंसा हुआ नहीं। वो अमेरिका का पैसेज है और उसी नजर से वन रोड वन बेल्ट को भी बहुत हमें उसके पैरेलल इंडिया ने वेस्ट तक, ईस्ट एशिया होते हुए वेस्ट तक एक रोड मैप बना लिया है और अमेरिका और जापान उसका समर्थन करता है। उसमें भी बहुत अनावश्यक रूप से कंटेंशन हमारे इस इनिशिएटिव का वन रोड वन बेल्ट से नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन 20 देशों में अभी कल 21 भी हो जाए तो शायद हमारा पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो 19वें पर होगा या 18वें पर। हमसे 10-10 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम अन्य देशों का, यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश का भी। तो कैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप करे यह भी हमारा कंसर्न होना चाहिए, और कैसे ये जस्टिसेबल भी, जस्टिस को भी हम कैसे एड्रेस कर सके। पर कैपिटा केवल जीडीपी कितनी बढ़ गई इसी से काम नहीं चलेगा। अगर पूरे जीडीपी पर 1% लोग कंट्रोल कर ले 70% हमारी जीडीपी या हमारी आमदनी का, और व्यापक मैसेज को अभी भी हम अगर 20 रुपए के नीचे रख रहे हो, तो वह मैं कोई साउंड इकोनॉमी नहीं मानता। न मार्केट डेवलप होगा, और खास तौर पर हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो खेती हो, चाहे हमारे ठेके छोटे उद्योग हो, इन सबों को कैसे रिवाइव किया जाए इस बेनिफिट से। और इस तरह के फोरम्स जो भी बने ब्रिक्स वगैरह के, वो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बने। उस दिशा में भारत की राजनीति और भारत की डिप्लोमेसी बढ़े तो हमें भारतीयों के लिए ये अच्छा रहेगा और हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। मुझे इतना ही अभी इसमें। जी, थैंक यू जी। शुभमूर्ति जी, मैं आपके तरफ कि दोनों तरह से कि एक ये जो पूरा G20 सम्मेलन हुआ, इसके डिप्लोमेसी को लेकर क्या क्या परिणाम रहे, इन पर भी अभी चर्चा हुई। व्यास जी और अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी ने दोनों ने इस पर बातें कही। साथ ही भारत पर या भारत का जो आंतरिक एक राजनीति है उस पर भी इसको लेकर बात हुई। आपकी एक पैनी नजर इन सारी बातों पर रहती है, इसके क्या परिणाम हो रहे हैं उस पर रहती है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? इन दोनों बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। माइक मैं इसको दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहता हूँ और चाहूँगा कि सभी इस कॉन्टेक्स्ट से देखें। एक तो है हमारे देश का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस देश में ये G20 का सम्मेलन हुआ है उस देश की स्थिति क्या है, इसको भी समझना चाहिए अगर G20 का विश्लेषण करना है तो मैं मानता हूँ कि अभी हमारे देश में एक बहुत ही अथॉरिटेरियन सत्ता है। मैं तो इसको फांसीवादी सत्ता कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि अथॉरिटेरियन के साथ साथ ये आपस में झगड़ा भी लगा रही है। ग्रेट डिवाइडर इस नाम से इसको एक समय एड्रेस किया गया था, और आज भी पूरी दुनिया में एक तरह से कॉन्सेंसस बन गया है। और इस G20 सम्मेलन में जो प्रेस के लोग हर देश से आए थे, उन लोगों ने भी अपने यहाँ जो रिपोर्ट की है वो इस तरह की रिपोर्ट की है कि भाई यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी दबाया जा रहा है।
तो इस संदर्भ को हमको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि इसका जन्म जो हुआ 1999-2000 के आसपास G20 का, वो किस कारण से हुआ? तो पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर लोगों का एक सम्मेलन था जो G20 के रूप में आया और फाइनेंस मिनिस्टर्स ही रहते थे। उसको G7 वालों ने ये संदेश दिया कि भाई आप लोग भी शामिल हो जाइए, यानी आप जितने हैं हम लोग साथ मिलकर के एक फाइनेंस को किस तरह से कंट्रोल करें दुनिया भर में। तो G7 के लोग जो थे वो तो सारी दुनिया के वित्त स्थिति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। उसमें कैसे हमको मदद मिल सके, कुछ जो पिछड़े देशों से ज्यादा आगे निकल गए हैं, ये स्ट्रेटजी उन्होंने सोच करके मैसेज दिया और तब ये G27 बना। समझिए कि 2000 में बना, 1999 या 2000 में, व्यास जी ज्यादा उसको प्रामाणिक तरीके से कहेंगे। और ये सम्मेलन होते होते 2008 में इसमें हो गया कि केवल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे बल्कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हों। तो वित्त का तो एस्पेक्ट रहा ही, लेकिन उसमें केवल वित्त के मामले से काम नहीं चलता है, उसमें पॉलिटिक्स आती ही है, उसकी जरूरत रहती ही है। आखिर निर्णय कौन लेगा और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्राध्यक्षों की भी इसमें वो शामिल हो गए। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ताकतवर देशों का स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, इस नजरिए से ताकतवर देशों ने ये सुझाव रखा जो विकासशील देश थे उनके सामने, और उन्होंने इसको मान लिया कि हम अगर ताकतवर देशों के साथ हो जाएंगे तो हमारा विकास भी आसान हो जाएगा। तो एक तरफ वो संदर्भ था और एक तरफ हमारे देश में जो आज स्थिति है इसका संदर्भ है। तो मैं मानता हूं कि इसमें जो अच्छे रिजोल्यूशन हुए हैं, जिसका जिक्र अखिलेंद्र प्रताप जी ने किया है, व्यास जी ने भी किया, तो पढ़ने में जरूर अच्छे हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसमें मुझे भारी शक है। क्योंकि G27 में बहुत सारे देश ऐसे हैं, और इसमें जो दो प्रमुख देश हैं रूस और चीन, ये तो काफी अथॉरिटेरियन देश हैं, जैसा कि हमारा देश है, उससे भी ज्यादा मिलिट्री पावर है उनके पास, सशस्त्र शक्ति जितनी है उसके सामने भारत कमजोर है, लेकिन भारत भी है। तो इन मुख्य शक्तियों का सेंट्रलाइज्ड पावर रहना, अथॉरिटेरियन सत्ता उन देशों में रहना, और अमेरिका जरूर डेमोक्रेट है लेकिन इकोनॉमी वो भी जो फॉलो कर रहा है वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है। वहां भी गरीब और अमीर का अगर भेद बढ़ता है, आपस की दूरी, उनकी इकोनॉमिक दूरी बढ़ती है, तो अमेरिका में इसकी चिंता नहीं है। चिंता है फिर भी वो उसी इकोनॉमी को अभी परसू कर रहे हैं कि ठीक है, डेवलपमेंट के सिलसिले में तो ये होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और ये गरीबी अमीरी का गैप बढ़ेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले देश अगर संगठित हो जाएं और अच्छी अच्छी बातें करें और उसको वो लागू भी कर देंगे, क्योंकि अपने देश के हित को जहाँ छोड़ना पड़ेगा तो वहां इसमें से कौन तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, इसमें मुझे काफी शंका है। अभी जैसे यूक्रेन का मामला देखिए, जो स्पष्ट है कि भाई यूक्रेन पर हमला हुआ और उसकी दुर्दशा है, तो हमने केवल दुर्दशा कैसी है इस पर जरूर प्रस्ताव में उसको शामिल किया, लेकिन किसने की दुर्दशा और क्या उसका बैकग्राउंड था उस चीज को छोड़ दिया। यानी कॉन्सेंसस हो जाए इसके लिए हमने बार को ही नीचे रख दिया। मैंने कॉन्सेंसस का पैमाना क्या है, तो उसी को आप काफी कमजोर कर देंगे, काफी लिबरल बना देंगे तो कॉन्सेंसस हो जाएगा। तो उस तरह की एक स्थिति है बनी है, और ये मैं समझता हूँ कि कॉन्सेंसस बना के हम एक इसका भी क्लेम करें कि भाई पहली बार इस सम्मेलन में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और उपलब्धियां गिनाए। और एक और बात मैं रखना चाहूंगा कि ये 2019 में जो चुनाव था, मोदी जी ने उस बार भी कोशिश की थी कि 17 या 18 में हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हो ताकि उसका चुनावी फायदा उठाएं, लेकिन उस समय शायद ब्राजील था या कौन था हमको याद अभी नहीं है, लैटिन अमेरिका का ही कोई देश था, वो सहमत नहीं हुआ।
उसकी बारी थी होस्ट करने की, तो उसने होस्ट किया। अब इस बार 24 के पहले 23 में हमारे यहाँ सम्मेलन हो, ये बात मोदी जी ने रखी और वो मान ली गई। तो 23 में क्यों हो, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वो 24 में चुनाव है, और 24 का चुनाव इनको किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि काफी देश के अंदर भी बाहर भी फजीहत है। तो किस तरह से जनता को हम लुभा सकते हैं, और इसलिए देखिए कि देश के 50-60 देशों में G20 का सम्मेलन किया गया। इसका पीछे मकसद क्या था? तो बिना एक जो अंदरूनी राजनीति है हमारी वोटर्स को लुभाना, इसके अलावे इसके पीछे कोई बात रही होगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खर्चा भी बहुत हुआ, 4,100 करोड़। ये तो अब केवल दिल्ली में खर्च किया गया है या सारा 50-60 नगरों को मिला करके किया गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, और भारत जैसे गरीब देश के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो एक पॉलिटिकल इंटेंशन जो है वो काफी स्पष्ट होता है कि ये G20 का सम्मेलन करो और उसमें सजावट ऐसे आम जो देश के गरीब लोग हैं उनके सामने रखो और उसका एक जलवा दिखा करके वोट को आकर्षित करो। तो इस तरह से जो इसमें आर्थिक विकास का जो इंटेंशन है उसको भी मैं काफी शक के दायरे में रखता हूँ। ये इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, जितने भी अच्छे अच्छे वादे हैं वो सब धरे के धरे रहेंगे, और सभी देश अपने स्वार्थ में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकतवर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने पक्ष में, जो उसके बाद है वो कम करेंगे। इस तरह से होते होते जो गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, वो जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, और उनका हम फायदा उठाएंगे, जो मजबूत देश हैं फायदा उठाएंगे। तो आर्थिक दृष्टि से मैं ये देखता हूँ, और सत्ता की दृष्टि से दुनिया के जो मजबूत देश हैं वो अपने को और ज्यादा सत्ताशील बनाएंगे, उनके हाथ में सत्ता और केंद्रित करने की कोशिश होगी, और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। ये जो कॉन्सेंसस बना है उसको मैं इसी तरह से देखता हूँ कि एक दूसरे के हाँ में हाँ मिला करके जो गलत है उसको भी ढक दो, जो सही है उसको उजागर नहीं करो इस रूप में। और जैसे कि ये स्पष्ट है कि लोगों से तो कटा रहा ये G20 का, दिल्ली में भी जो मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन जो सुना अपने साथियों से कि गरीबी को छुपा दिया गया, जनता को छुपा दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया। तो लॉकडाउन में तो लोग अपने इलाके से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो कैसे ये जनता से भी कटा हुआ है। प्रेस वालों को कोई ऐसा प्रेस मीट करने नहीं दिया गया, पॉलिटिशियंस जो है दूसरे देशों के या भारत के भी, उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। विदेश के भी और देश के भी जो प्रेस जर्नलिस्ट हैं वो नाराज हो या नहीं हो, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया। तो प्रेस से काटकर, लोगों से काटकर, और इस प्रस्ताव में भारत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। भाई कुछ तो जिक्र होना था, भारत में जो भी चल रहा है उसका कहीं आप बार को बहुत नीचे करके भी आप रख सकते थे, वे सांप्रदायिक सद्भाव पर हम यहाँ जोर देंगे, आदि आदि कुछ भी कर सकते थे, लेकिन देश को भी उससे अलग कर दिया गया। तो भारत में सम्मेलन है, लेकिन भारत का प्रस्ताव में कहीं कोई संदेश नहीं है, लोगों से कटा हुआ है, प्रेस से कटा हुआ है, और भारत का जो विपक्ष है, विपक्ष को भी इसमें काफी नेग्लेक्ट किया गया है, फॉर्मल तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है। जो राष्ट्रपति ने भोज दिया, उन्होंने सबों को भोज दिया, लेकिन इसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाया नहीं गया। खड़गे साहब को तो नहीं बुलाया गया, मैं समझता हूँ, और भी बहुत सारे प्रमुख जो विपक्षी दल के होंगे उनको नहीं बुलाया गया होगा। तो विपक्ष से कटा हुआ, प्रेस से कटा हुआ, लोगों से कटा हुआ, आदि आदि। तो इस तरह का बैकग्राउंड जो है इस G20 सम्मेलन का भारत में, उसको मैं मानता हूँ कि बहुत एक राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्लान करके यहाँ आयोजित किया गया। और आगे क्या होगा, जो अच्छे प्रस्ताव आए हुए हैं, काफी सशंकित हूँ। जो इतिहास भी है कि बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसको लागू करने में हम बस अपना स्वार्थ देखते हैं और उसमें सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इतनी बात करके मैं भी समाप्त करूँ। थैंक यू। अभी मैं व्यास जी के पास फिर से आना चाहूंगा कि जो चिंता है शुभमूर्ति जी ने व्यक्त की कि वो भी डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ, जैसा आपने भी कहा था, ये इंटेंशन होते हैं, ये नहीं होती जो दोनों देशों से वो
कंपल्सरी हो उन्हें वो implement। तो उसको लेकर वो क्या है, साथ ही बाकी जनता को जनता की तरफ से देखकर इस तरह से किया जाना, शायद ये ऐसा ही किया जाता होता है या ऐसा ही करने की ज़रूरत भी होती होगी। और आप इन सारी चिंताओं के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो चिंता व्यक्त किया है शुभमूर्ति जी ने, तो चिंता स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति को लगेगा कि भाई इतना खर्चा हुआ और एक खास नेता का पूरे देश भर में चुनाव प्रचार हुआ, 1 साल से हो रहा है, देश को क्या मिला और जो कुछ हुआ है क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। दरअसल हर साल जब ये समिट होती है तो डिक्लेरेशन बनता है, और मेरी जानकारी में इस समिट में भी पिछले डिक्लेरेशंस का क्या अनुपालन हुआ या उसके अनुसार क्या कार्रवाई हुई, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। बेसिकली जो मल्टीलेटरल डिक्लेरेशंस होते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये इंटेंशंस होते हैं, दे नॉट बाइंडिंग ऑन एनी कंट्री कि हमको क्या करना है। तो ऐसी दशा में हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि जैसे देश में अब हम लोग तो प्रशासन में रहे हैं, मान लिया जाए कि कोई मीटिंग टॉप लेवल पे हुई हमारी, या हमने कोई मीटिंग की, तो अगली मीटिंग में हम इसकी समीक्षा करते हैं कि जो फैसले लिए गए थे वो कितना उस हद तक पालन हुआ, नहीं हुआ तो क्या कारण रहा, आगे क्या करना पड़ेगा। मल्टीलेटरल में नहीं होता। मल्टीलेटरल में गुडी गुडी थिंग्स कहा जाता है, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। अब अगर हम ये सोचें कि इंडिया में क्या खराबी है, यदि उस पर चर्चा होने लगती इस समिट में, तो चाइना के खराबी की भी चर्चा होती। यूनाइटेड स्टेट्स, हर देश में अच्छाई बुराई तो हर देश में मौजूद है, इसलिए इंटरनल मामलों में इसमें चर्चा नहीं होती। और जो यूक्रेन पे जो सेंसस इमर्ज किया है, उसकी वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट, जो साबित करती है कि इंटरनल मामले में चर्चा नहीं होती है। वहाँ कहा गया कि हर देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी या संप्रभुता का सम्मान करेगा और उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी उसकी जो भू अखंडता है उसका सम्मान करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम संप्रभुता का सम्मान करेंगे तो हमारे किसी मामले में अगर कोई भी देश हमारे देश में बोलेगा मल्टीलेटरल फोरम पे, तो वह तो हमारे आंतरिक मामलों में दखल हुआ। तो मल्टीलेटरल चीज़ों में सब नहीं होता, बाइलेटरल्स में भी नहीं होता। बाइलेटरल मतलब हुआ 2 पार्टियों के बीच में। तो इसलिए चिंता तो एक देशवासी के रूप में जो शुभमूर्ति जी कह रहे हो, लेकिन इसके प्रकृति को, इसके नेचर को समझना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए अभी कांग्रेस का बयान में पढ़ रहा था जो आज के हिंदू में निकला हुआ है, उसी को मैं पढ़ रहा था। तो सुबह मैंने अखबार पढ़ा नहीं था, तो पैरा है 78, उसमें कहा गया है कि हम यानी G20 के सभी देश, ये जो इथनिक डाइवर्सिटी है, ये नस्लीय विविधता है और जो धार्मिक विविधता है, रिलीजियस विविधता है। अब जानते हैं कि यूरोप में इतनी नस्लों के लोग भी रहते हैं। हालांकि जब वो नेशन स्टेट्स बने थे तो मोटे तौर पर माना गया था कि अगर स्लाव रिपब्लिक के लोग हैं तो स्लोवाकिया में आ गए, चेक वाले चेक में रह गए। तो देखिए बंटवारा हुआ है, बनाना रिपब्लिक उसी को कहा जाता है। बट कर नहीं, बनाना रिपब्लिक नहीं कहते उसको, कहते हैं उनका डिवीजन लगातार होता है, मैं शब्द भूल रहा हूँ। तो हर एक में कोई दूसरी नस्ल भी है, इसलिए वो नस्ली डाइवर्सिटी की बात कही गई है। और रिलीजियस डाइवर्सिटी हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में नस्ली डाइवर्सिटी भी हो गई है। तो बातें तो आ गई कि सम्मान करेंगे, लेकिन अब कितना सम्मान हो रहा नहीं हो रहा है वो तो हम आप सभी जानते हैं। हर दुनिया के हर देश में हम जानते हैं। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो कोशिश होती है कि जो मेजॉरिटी है, अब अखिलेश जी बैठे हुए हैं, तखलिंदर जी बैठे हुए, तो मार्क्सवादी लोग रहे हैं, नक्सली लोग रहे हैं, मतलब सॉरी माले में रहे हैं। ये लोग तो ग्रामसी की चर्चा करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट जो रूलिंग क्लासेस का है वो बाकी पर लागू कर देता है और सबका कंसेंट बन जाता है। अब हमारे देश में भी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उनका जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, अब जैसे हम तो वही देहात के रहने वाले हैं, भोजपुरी इलाके के हैं,
वहाँ पे हमारे यहाँ मकई का खेत हुआ करता था। तो एक सियार जो है, सियार समझते हैं ना, श्रृंगाल जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो अगर वो हुआ कहता था तो हुआ करते थे। तो अभी हमारे देश में भारत भारत हो रहा है भारत भारत हो रहा है, चूंकि एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट हो गया कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, तो इसलिए भारत भारत हो गया। आजकल फेसबुक और तमाम में मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या जो भारत के समर्थक हैं वो क्या लिख रहे हैं। एनीवे, उनको संविधान से मतलब नहीं है, लेकिन ये शब्द आया है, इतनी डाइवर्सिटी। मणिपुर में सरकार माननीय एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन आया है, 78 पैरा में है हुआ। तो बेसिकली गुडी गुडी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें भारत के दृष्टिकोण से हुई हैं उससे थोड़ा हमें समझना चाहिए कि उसमें जो भी गुडी गुडी चीज़ हुई वो क्या हुई है। तो पहली बात तो यही हुई है कि साहब ये कंसेंसस जो इमर्ज किया है, और यूक्रेन के संदर्भों में मैंने बता दिया कि यूक्रेन और रशिया का जिक्र तक उसमें नहीं है। यही जिक्र है कि साहब हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का पालन करेंगे और सॉवरेनिटी का पालन करेंगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि जो युद्ध होते हैं, तो युद्ध तो इसीलिए होते हैं, तो पॉलिटिक्स है बाई एक्सटर्नल मीन्स। अखिलेंद्र जी इसको बेहतर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये हो रहा है, लेकिन उसमें आया हुआ रशिया ने भी साइन किया। लेवरोव बड़ा खुश हुए, जो उसके फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं, बोले बड़ा बढ़िया हुआ है सब। चाइना भी खुश है, चलो अच्छा हो गया। सभी जानते हैं कि ये जो अभी उन्होंने BRI की चर्चा की, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड की चर्चा की, BRI कहते हैं उसको, तो उसके बरखिलाफ इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा हुई है, जिसमें 8 देश भाग ले रहे हैं। अभी कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, अब उसके सारे कंटूर्स तो डिफाइन अभी नहीं हो सकते, उसका वर्किंग ग्रुप बनेगा। फिर उन देशों में जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया है, उसमें पार्टिसिपेट करने की बात कही है, वे उस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के सदस्य होंगे। वहाँ पर डिस्कशन होगा, टॉप लेवल पर होगा, बॉटम लेवल पे होगा। किंतु उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, पाकिस्तान को बाईपास करके शिप से, हालांकि शिप का व्यवस्था भी है, आप अदन की खाड़ी में अपना शिप उतार सकते हैं, वहाँ से रेल जो है सो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो देश हैं उनसे होते हुए और यूरोप में पहुंचेगा। अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन में रेल के कारण आप इटली में बैठेंगे तो आप स्विट्जरलैंड, तमाम देशों में घूम के चले आ सकते हैं। तो रेल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, शिप कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और ऑफ कोर्स इंटरनेट की लाइनें भी बिछेंगी। तो ये कनेक्टिविटी जो की जा रही है, मानना यही है कि जो BRI का उनका इनिशिएटिव है चाइना का, जिसमें डेट दे रहे हैं, वो कर्जा दे करके उन देशों को, इन 8 देशों ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। कौन कितना इन्वेस्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा जब वर्किंग ग्रुप बनेगा तो, लेकिन फायदा तो सभी सोचते हैं हमें मिलेगा। इसमें मजेदार क्या है कि USA भी इन्वेस्ट करेगा। तो आज मैं सुन रहा था, एक सत्य हिंदी करके आता है, चैनल है, उसमें एक अमेरिकी प्रोफेसर बोल रहे थे कि अमेरिका काहे दे रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको तो इससे फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका को फायदा हो रहा है कि जो BRI है उसके बरखिलाफ एक कनेक्टिविटी बन रही है। अब अंदाज लगाइए, अगर रेल कनेक्टिविटी बनेगी तो फौजी भी तो आएंगे उससे। अभी तो जहाज से फौज आती है, हमें फायदा व्यापार का भी हो सकता है, यूरोप को भी व्यापार का हो सकता है फायदा। तेल भी उस रास्ते से आसानी के साथ आएगा। जो पाइपलाइन का मामला है उसमें थोड़ा चक्कर पड़ गया है। टर्की ने भी कहा कि हम भी मदद करेंगे। एक टर्की उज्बेकिस्तान से एक अलग से एक लाइन बन रही है, टर्की होते हुए बन रही है। तो एक दिन में नहीं होगा, अभी 10 साल लगे, 15 साल लगे, हम लोग दुनिया में चले जाएंगे तब होगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये एक इंटेंट हो गया। और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी तो थोड़ा इसमें जल्दबाजी हो सकती है। क्योंकि मोदी जी ने, सॉरी मैंने नाम ले लिया, मैं नाम नहीं ले रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम नवंबर में, चूँकि जनवरी से, सॉरी 1 दिसंबर से प्रेसिडेंसी चली जाएगी ब्राज़ील के पास, तो उन्होंने कहा है कि हम नवंबर में एक समीक्षा बैठक रख लें, जो डिक्लेरेशंस हुए हैं आगे हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए पहली बार हो रहा है, और अगर वन इलेक्शन वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो तय कर मान लीजिए कि दिसंबर के बाद ही चुनाव होंगे।
क्योंकि नवंबर में दिखलाएंगे कि हमने जो डिक्लेरेशन किए उसके आलोक में यह कार्रवाई हो रही है। एनीवे, तो इंडिया के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीजें हो गई, पहला तो हो गया कंसेंसस हो गया डिक्लेरेशन में, किसी ने आपत्ति, बड़ी मेहनत हुई है, कितने घंटे लोग बेचारे मेहनत किए हुए हैं। मैं सुन रहा था जो चीफ नेगोशिएटर जिनको बनाया गया और शेरपा जिनको बनाया गया, दोनों को मैं सुन रहा था, आजकल टेलीविजन पर आ रहा था। वो ऑफिसर्स बता रहे थे कि उनको कितना मेहनत करनी पड़ी, कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी। और जैसा मैंने बताया कि एक एक शब्द पे वहाँ पे चर्चा होती है। तो पूछा सरदेसाई ने शायद पूछा इंडिया टुडे में कि प्रधानमंत्री को इसमें आप लोगों ने इन्वॉल्व किया क्या? उसने कहा कि चूंकि हमारे देश की जो स्थिति है पूरी दुनिया पहचानती है, जानती है, तो हमने प्रधानमंत्री को जब जरूरत पड़ी तो कहा फोन करने के लिए, क्योंकि इसको कहा जाता है एक ब्रॉडर, अगर दुनिया के पैमाने पर किसी को माना जा रहा हो कि भाई जो कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा होगा तो सबके फायदे के लिए हो रहा होगा, ऑफिसर्स ही बनाते हैं। लेकिन मैंने बहुत बायलैटरल मंशूरी का भाग लिया है, तो उसमें पहले से ये एजेंडा बन जाता है, पैरा बन जाता है, ड्राफ्ट बन जाता है, और वहाँ जब निगोशिएशन शुरू होता है तो ड्राफ्ट शेयर किया जाता है कि अब पहले से भी जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, एम्बेसडर्स को दिया जाता है, वो अपनी सरकारों से बात करके मोटा मोटी तैयार। ऐसा नहीं कि समिट में सब कुछ तय हुआ, समिट एक तरीके का कह सकते हैं कि एक अंतिम होता है दिखाने के लिए, उसके पहले सारे काम हो जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला मामला ही भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया, चूंकि हमारे सामान पाकिस्तान को अवॉइड करते हुए चले जाएंगे। ईरान से यूएस की सहमति नहीं है, इसलिए ईरान अफगानिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान को बाईपास करके आप अदन की खाड़ी में आपके जहाज अभी पहुंचते हैं, वहां से आपका माल रेल से जाएगा, यूरोप के देशों में जाएगा, और यूरोप से माल इधर आएगा, अरेबिया का माल आपकी तरफ आएगा, आपका माल वहाँ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो जब ही हो। दूसरा है कि बायलैटरल हुआ है, हालांकि मल्टीलेटरल ही है, 7-8 देश उसमें भी है, ये जो इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बना। अब हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो तो अक्षय नहीं है, क्षय होगा। पेट्रोलियम आज न कल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बायोफ्यूल की बात, इथेनॉल की बात आ रही है। हमारे स्टेट बिहार में, जहाँ शिवमूर्ति जी भी जहाँ के रहने वाले हैं, इथेनॉल जब नई नीति आई, यूपीए की गवर्नमेंट में इथेनॉल की नीति नहीं ला रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इस सरकार ने मान लिया तो हमारे यहाँ इथेनॉल के बहुत सारे फैक्ट्रीज लग गई हैं। और जो मकई है, सड़ी हुई मकई जो फेंका जा सकता है, उसे इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी इसमें, क्या नाम है, पेट्रोल में। तो पेट्रोल कम खर्च होगा, इथेनॉल खर्च होगा, उससे पॉल्यूशन कम फैलेगा। इसमें पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो अब ये जो अलायंस बना है, अब ये तय करेगा कि इसके लिए किसको क्या करना है, सहयोग कैसे होगा, तो सर निटी ग्रिटी बाद में वर्कआउट होगा। किंतु ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जो तेल के कुओं का बादशाह और मालिक है। अगला पॉइंट ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया है, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है, अखिलेश जी ने उसकी चर्चा की थी, और इंडिया कह रहा है कि हम तो उसके चैंपियन हो गए हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट में इजिप्ट के नासिर जो थे, वे उसके कर्णधार थे, कर्ता धर्ता थे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट तो खत्म हो गया, कोई इसका नाम ही नहीं लेता। लेकिन अफ्रीकन यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए चाइना भी लगा हुआ था, लेकिन चाइना डेट दे रहा था, कर्जा दे रहा था, इसलिए उसके काट में शतरंज का मोहरा है मामला। सब ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कहा तो शामिल हो गया, ये सब वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल चीजें हैं, उसमें होता है ना, चारा फेंका जाता है। गांव में जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा और जो लाठी चला सकता है, उसको शिवमूर्ति जी भी चारा फेंकेंगे, खिलंदे जी फेंकेंगे, मैं भी फेंकूंगा, आप भी फेंकेंगे, किसका चारा हो जाए। तो गांव में तो जियो पॉलिटिक्स में चलता है। अब बात ये हो रही कि भाई चाह तो रहे थे, चाइना वाले भी कर नहीं पाए, हमने करके दिखा दिया। तो दोस्ती, वैसे भी भारत की दोस्ती अफ्रीका पुरानी है ना। बहुत पहले हमको याद है कि एक अफ्रीका फंड बना था, जिसको फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज जो है सो भारत के जाती है। और क्लाइमेट चेंज लास्ट चीज है, क्लाइमेट चेंज
हालांकि बार बार क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है, कॉप होते रहते हैं, और उस कॉप में कई बार तो आपको मालूम है कि ट्रंप जब था तो ट्रंप वहाँ हट गया, बोला कि नहीं नहीं, अमेरिका में कोई क्लाइमेट चेंज समस्या नहीं है, जबकि दुनिया जहां जानती है कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग रही है और मतलब बारिश नहीं होती। तो क्लाइमेट चेंज का असर तो दुनिया जानती है, यूरोप में जब ठंड पड़नी चाहिए तो गर्मी पड़ती है। तो इस क्लाइमेट चेंज में जो रिड्यूस करना है कार्बन इमिशन 2050 तक, हाँ सॉरी 2150 तक, 21वीं शताब्दी और 2000 नहीं सॉरी 2050 तक, सॉरी 2050 तक, तो उसमें 1.5 जो इंडस्ट्रियल लेवल था, जो उस समय जो लेवल था कार्बन इमिशन का, तो उस तक पहुंचने के लिए उससे 1.5 क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है तो समस्या आएगी। तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपको क्लीन एनर्जी चाहिए तो जैसे बायोफ्यूल हुआ, उसके और बहुत सारे एनर्जी के दूसरे स्रोत हैं जो क्लीन नहीं है। जैसे अमेरिका का जो चुनाव हो रहा था बाइडेन और ये आपके ट्रम्प का, इसने कहा कि हम जो वर्जीनिया में माइंस है कोयले की, खास करके वेस्ट वर्जीनिया में मुझे जाने का मौका मिला, कोयले की बहुत माइंस है, तो कहा कि हम उसे कम करेंगे और क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। हंगामा मचा कि तब तो तुम जो लोग इसमें इंगेज्ड हैं बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार के पर हमला कर रहे हो। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जो ये फॉसिल फ्यूल जिसको कहा जाता है, जिसमें कोयला शामिल है, तो ये फॉसिल फ्यूल जितना जलाइएगा कार्बन उत्सर्जन होगा। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ दिक्कत क्या है कि जितना कार्बन जला जला के डेवलप कंट्रीज आगे बढ़ गए हैं, हम तो दूसरे स्टेज में हैं। तो हमें अगर क्लीन एनर्जी लाना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसमें रिटरेट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज इज एन इशू। देखिए हिमाचल में क्या हुआ, सब क्लाइमेट चेंज का असर है। अब देखिए ये दिल्ली में क्या हुआ, सब क्लाइमेट चेंज का असर है। अभी बारिश हो रही है, पटना में भी बारिश हो रही है। मैं समझता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा होगा, ये बारिश का सीजन नहीं है। हालांकि हम लोग तो बाढ़ वाले इलाके के मानते हैं कि नेपाल में बारिश होगी तो हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तो हम 15 अक्टूबर तक मानते हैं मानसून का सीजन। लेकिन ये अनयूजुअल है, ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो उसके बारे में रिटरेट किया गया है और ये है एसडीजी कहा जाता है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है। तो रिटरेट किया गया। तो अगर वे देश जो 85% ग्लोबल जीडीपी के जिनके हिस्से में आता है, यदि इंटेंशन जाहिर किए हैं तो मान के चलिए कि आज न कल न परसों न चौथे रोज कुछ न कुछ तो ठीक ठाक होगा ही होगा। मल्टीलेटरल में तुरंत कोई चीज नहीं होती है, ये हम सभी लोगों को समझना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। थैंक यू व्यास जी। अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो बातें अभी आपने सुनी, जो बातें कही गई, जो बातें शुभमूर्ति जी ने कही, जो चिंताएं उन्होंने व्यक्त की, उस पे भी आपके क्या विचार हैं? तो उस पे भी आप अपने विचार व्यक्त करें। और दूसरा, ये जो आज जो समस्याएं पूरी दुनिया के सामने दिखती है, जैसे एक समस्या की बात हुई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या, जिससे पूरी मानव जाति की सर्वाइवल की एक समस्या है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, जो भी सीधे तौर पर अर्थशास्त्र से जुड़ी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ी है दुनिया की। तो उसको लेकर G20 जैसे सम्मेलनों में जितना हो सकता है उतना हुआ है क्या आपकी अपेक्षा के हिसाब से, और क्या हो सकता था? ये भी बात अगर आप जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़े। आपका माइक मैं अनम्यूट करता हूं, आप अगर आपकी तरफ से तो आप, हाँ जी बोलो। हेलो जी जी, मेरी बात जा रही जी है? जी हाँ। मैं कह रहा था कि जो सुमूर्ति जी ने कंसर्न शो किया है वो उसको मैं शेयर करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि संदर्भ अलग है। देखिए अभी ये मैंने खुद ही कहा कि G20 नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह किसी नेशनल मूवमेंट के उभार का प्रोडक्ट नहीं है। G20 अपने में बेसिकली जो, अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूं, चूंकि यह जो न्यू लिबरल इकोनॉमी की क्राइसिस आई,
इस क्राइसिस को वर्ल्ड वाइड रिजॉल्व करने के लिए जो डेवलप्ड देश थे या जिन्होंने सभी संसाधनों और पूंजी पर अपना कब्जा जमाया था, उन्होंने इसका विस्तार करना शुरू किया। तो मेरा कंसर्न इसको उस कंटेक्स्ट में ले जाने का नहीं है। मेरा बहुत स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है कि हाँ, अब अगर G20 हुआ है तो G20 के बारे में एक इंडिपेंडेंट इंडियन का व्यू क्या होगा। क्योंकि अगर आप जितनी संस्थाओं को देखिए, जब आपका ये जितना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की संस्थाएं बनी, सब लोग अब मानते हैं कि उनका रेलेवेंस खत्म हो गया। यहाँ तक कि यूएनओ की भी बात लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने हम विभिन्न मूवमेंट के दौर से गुजरे। कोई एक आंख मूंद के किसी एक पैटर्न पर, किसी एक इंटरेस्ट में, कोई पर्सनल डायमेंशन लेके, कोई हमने मूवमेंट की न शुरुआत की न उसका अंत होता है। हम जो एक कॉमन आदमी के बतौर देखते हैं कि हमें गिवन सिचुएशन में क्या करना है। जैसे अभी आप देखिए, लोग ये मानते हैं कि इस देश में फैसिज्म को डिफीट देने के लिए एक ब्रॉड कोलिशन होना चाहिए, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हम और शुभमूर्ति जी नेशनली इस पर कई मीटिंगें भी की हैं। लेकिन क्या जिस कोलिशन से हम उम्मीद करते हैं उसमें कोई दमखम है क्या? क्या कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी बदल देगा? हमको एक लिमिटेड हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई इस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम बैलेंस बदल दें। आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इवन आप पूरे यूरोप में देख लीजिए, लेफ्ट मूवमेंट का या इवन राइजिंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई नाम लेवा नहीं। ये मैं एक्सट्रीम बात नहीं कह रहा हूं। तो अब इस गिवन सिचुएशन में हम बड़ी बड़ी बात कर दें तो वह या तो मोनोलॉग हो सकता है या डिमागोगी हो सकती। हम उस कंटेक्स्ट में इसको कह रहे हैं, सुमूर्ति जी से शेयर करते हुए, कि यह जो क्राइसिस है हमारे दुनिया के पैमाने पर इस इकोनॉमी ने दी है, G20 उसको हल करने का एक प्रयास है। और इस पर मैं यह भी जोड़ देता हूं, ये प्रयास से ये रिजॉल्व नहीं होगा। जैसे ही, बात सही कह रहे हैं सुमूर्ति जी, जैसे ही यहाँ कंसेंसस हुआ, बाहर में देखिए इसकी बातें होने लगी कि भाई ये क्यों नहीं यूक्रेन को उठाया गया, नहीं किया गया। तो इस पर ओपिनियन डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई नाटो के कंसर्न को डेमोक्रेट्स छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि चीन में तानाशाही है, विरोधी होना चाहिए, लोगों को लगता है कि भाई किससे ज्यादा विरोध करना चाहिए, किसको ज्यादा थ्रेटेंड महसूस कर रहा है। तो मैं उन सब संदर्भों में भी नहीं गया हूं। मैंने उसीलिए कहा हमारा जो विकास का मॉडल है वो जस्टिस नहीं कर रहा है। और जो हमने अपने प्रियम्बुल में जिस जस्टिस की व्याख्या की है, उस जस्टिस को थियोरेटिकली खारिज करने के लिए बीजेपी के आइडियोलॉग और आरएसएस के आइडियोलॉग काम कर रहे हैं। कह रहे हमारे अपने संस्कार में कभी जस्टिस नाम की चीज नहीं थी, हम दया भाव करते थे। तो जस्टिस का सवाल भी अगर कहीं किसी फोरम पर उभर जाता है तो एक बड़ी बात है। और इस दौर में हम लोग भी तो कंसेंसस ही बनाना चाहते हैं, जहां पार्टीज का लेफ्ट हो, मध्य हो, दक्षिण हो, जो भी व्याख्या आप कर लीजिए, पार्टीज बड़े लिमिटेशंस में काम कर रही हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट राइज नहीं कर पा रहा है। तब भी हम लोग ये सोचते हैं कि मिनिमम कंसेंसस बना के लोगों के साथ काम किया जाए
और अपनी ऑटोनॉमी को रिटेन किया जाए, ऑटोनॉमी को ना खत्म कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हम ये कह दें, भाई हमने वो एक समय में उठाया था, बीपी सिंह ने मीटिंग बुलाई थी, मैं उस समय एमएल का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था, मैंने कहा डब्ल्यूटीओ में रहने का लॉजिक क्या है, छोड़ दीजिए इसको। बाद में जो एसपी शुक्ला हमारे चूंकि बहुत पहले से क्लोज में थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर सब छोड़ दीजिएगा तो रहिएगा कहाँ आप। तो सवाल यह है कि अभी गिवन सिचुएशन में शुभमूर्ति जी यही फोरम है, और इस फोरम का यूटिलाइजेशन मोदी और आरएसएस के लोग अपने पक्ष में करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन नारेबाजी में तो कहीं कोई पीछे नहीं हो सकता है कि इसको आगे बढ़ा दें या पहले करा दें। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने एक लार्जर कंटेक्स्ट में कहा कि हमारे देश में यह दो प्रश्न जरूर ऐसे लगते हैं कि जहां कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एक कोशिश हुई है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट सब रिजॉल्व हो जाएगी और ये सब फोरम रिजॉल्व कर देंगे ऐसा मानना नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रिक्स और ये जितने भी हैं प्रयोग चलते रहने चाहिए, और इसमें पीपुल्स कंसर्न को हमें देखना चाहिए, उस एक्सटेंट तक हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग कोई अकेडमिकली इसको डिस्कस केवल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो हम अपने विजन को भी रखेंगे लोगों के सामने। वही उसी संदर्भ में मैं रख रहा हूं कि ये इसमें अचीवमेंट है, और ये लेकिन ये क्रिटिक से हमारे बाहर नहीं है। इसलिए मैंने यह भी कहा कि आप एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलिए, लेकिन ये पैरेलल मत खड़ा कीजिए वन बेल्ट रोड के खिलाफ, क्योंकि चीन से पैरेलल आप जाके अल्टीमेटली सर्विस किसकी करेंगे। सर्विस करने के लिए एक अच्छी बात हुई है, विभिन्न कारणों से हुई है। इंडिया को भी एक मल्टीपोलर सिस्टम में जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और ये अच्छी बात है कि मोदी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, अभी वो उस तरह से अमेरिकन खेमे के साथ खास तौर पे यूक्रेन में नहीं दिखे जैसा लोग आशंका दिखा रहे थे। तो मेरा सुमूर्ति जी से केवल इतना कहना, मैं उनके कंसर्न से, उनके इंटेंट से नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल एक्टिविटीज का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में ही अपनी बात रख। जी जी, धन्यवाद अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। शुभमूर्ति जी, मैं अभी आपके तरफ आना चाहूंगा। अभी हमको कंक्लूडिंग रिमार्क भी आपके चाहिए। तो जो बातें या जो आपके चिंताओं के बारे में दोनों वक्ताओं ने कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही यानी कंक्लूडिंग ये मैं शुरू करता हूँ आपके साथ ही कि इस तरह का जो कई काम देश में हो रहे हैं, G20 एक वैसे तो एक केवल भारत की बात नहीं है। G20 एक ऐसी चीज है जो भारत जैसे देश ने करनी भी चाहिए। तो उसमें उसके तरफ पर उसका एक जो प्रचार भारत में हो रहा है, जिसको लेकर सभी ने एक तरह से चिंताएं व्यक्त की है, तो उसको लेकर जो भारत का नागरिक है, उसमें दो तरह के नागरिक हम पकड़ सकते हैं कि एक है जो इस सरकार का पूरी तरह से समर्थन करता हुआ नागरिक है, और दूसरा नागरिक है जो सजग है, तो कभी विरोध भी करता है, या उसे अगर सही काम करता हुआ सरकार दिखे तो इसे वो सपोर्ट करेगा। तो इन दो तरह के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो जो अब तक की चर्चा हुई उस पर आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क होंगे, और फिर दूसरा मुद्दा, ये दो नागरिकों को आप किस तरह से या G20 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शुभमूर्ति जी, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए, मेरे मित्रों ने जो कहा, गिवन सिचुएशन में जो हो रहा है इससे कुछ बहुत हम नहीं कर सकते हैं, और जो फोरम है वो इसी प्रकार का फोरम है, इसमें हम इंटरनल दूसरे के सॉवरेनिटी में आघात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बात सही है। यही तो दिखाता है कि G20 के लिमिटेशंस क्या है। G20 अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहा है गरीब, तो केवल अपना तो नहीं करना चाह रहा है। G20 बना ही क्योंकि एक सबों का कैसे विकास हो। अगर अपना ही अपना विकास करना रहता तो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाते। लेकिन मैसेज ये देता है G20, जैसे यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस भी तो इसलिए देता है ना भाई हर देश अपना अपना देखे, ये नहीं बल्कि हम सारी दुनिया मिलकर कैसे एक दूसरे को मदद करें और विकास करें और प्रगति की दिशा में जाए। तो G20 भी तो इसलिए बना कि G1 G2 नहीं बल्कि हम सब मिल करके कैसे आगे जाए। तो जब सब मिलकर आगे जाने की बात है तो इस गिवन लिमिटेशंस में हम आगे नहीं जा सकते। यही हमारा कहना है। इस लिमिटेशंस को एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉवरेनिटी है तो मानते हैं, लेकिन जैसे सभी देश मानते हैं या मानना चाहिए, सॉवरेनिटी के अंदर क्या कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब किसी देश में और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, ये पॉलिसी तो यूनानिमस है कि भाई ये गलत है। ये पॉलिसी भी लोग मानेंगे कि भाई आप बिल्कुल अथॉरिटेरियन एटीट्यूड स्टेट का है, एटीट्यूड वाला स्टेट है, वो खुद नहीं मानता है कि हम अथॉरिटेरियन है, कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। तो डेमोक्रेसी को सब लोग प्रमोट करते हैं, सॉवरेनिटी को सब लोग प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी इकोनॉमिक फोरम प्रमोट करते हैं। ये सब चीजें अगर स्टेट होती हैं तो ये आपके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं है। ये तो आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भले आप करते हो नहीं, लेकिन आपकी मान्यता है तो उस मान्यता को आप कलेक्टिवली घोषित कीजिए। इसमें आप घबराते हैं तो वो हम समझते हैं कि G20 में इन सब चीजों को सोचा जाना चाहिए। जैसे मोदी जी ने अलग करके ट्रूडो जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं उनको क्योंकि अमेरिका खालिस्तानियों को यहाँ प्रमोट करता है। अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं, कनाडा में प्रमोट करता है, लेकिन कनाडा में कुछ लोग ऐसे हैं, सिख की लॉबी है जो यहाँ भारत में खालिस्तान को प्रमोट करती है। और सिख लॉबी वहाँ ऐसी मजबूत है कि वहाँ चुनाव जीतने के लिए ट्रूडो को लगता है, जो अभी सत्ता है, कि अगर इनका इनकी सिंपैथी कैसे गेन करें। दूसरी सरकारों को भी शायद कनाडा में लगता है लॉबी है, तो वो इन पर दबाव नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत विरोध में बोल देते हैं बस। आप ज्यादा दबाव क्यों नहीं डालते हैं? ये मोदी जी ने काफी स्पष्टता से और मजबूती से कहा, और उसको इस तरह से कहा कि उन्होंने जो भोज दिया था राष्ट्रपति ने उसको स्किप कर दिया, उसमें शामिल ही नहीं हुए। एक दो तीन जो सामूहिक अंत में सेरेमनी होती है उसमें वो शामिल नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने ये ठीक किया। ये कनाडा को ये नहीं मानना चाहिए या G20 को नहीं मानना चाहिए कि ये कनाडा की सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस है। दूसरी तरह से कई बातें ऐसी हो सकती हैं कि दूसरे देश की सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस, ये वैल्यूज, इसलिए कुछ चीजें जो सर्वमान्य हैं उसको भले अपने देश के अंदर हम नहीं मानते हैं, लेकिन उसको स्टेट में एक जो स्टेटमेंट है, जो कंसेंसस है, उसमें इस तरह की भी चीज कुछ देनी चाहिए थी, तो उससे और अच्छा होता। और अच्छा होता है क्या, जरूरी होता है, उससे इंटेंट हमारा साथ होता है। विकास हम चाहते हैं करने के लिए एक ज्यादा मानवीय समाज बनाने की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो अफ्रीका को हमने शामिल कर लिया। अफ्रीका की क्या दुर्दशा पहले थी, व्यासी ने अपने वक्तव्य में बताया। तभी हमने शामिल किया है उस स्थिति को बदलने की। ये स्टेट होना चाहिए कि हम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्टेटमेंट में इस सब तरह की चीजों को भी करना मेरे ख्याल से संभव था, लेकिन आपने कॉन्सेंसस का बात नीचे की, जिस पर तो अभी पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन कुछ अंश जो जहां जहां रिपोर्टेड हुई हैं उसके लगता है कि उसको तो कहीं भी मतभेद की गुंजाइश भी नहीं। समिट के पहले भी शायद उस पर एक बात, तो समिट हमने किया और वही पढ़ के सुना दिया। इसलिए हमको लगता है कि एक कदम आगे जाने की जरूरत है। और मैं अपने देश के मतदाताओं से आपने कहा कि क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बात को ध्यान में रखें कि जो ग्लोबल फोरम्स हैं वो अगर हमारे देश के विकास के लिए हैं, तो वो हमारे साथ जो दूसरे देश जुड़े हैं जिस फोरम में हम हैं उनके विकास के लिए भी है।
तो जब हमारा देश कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है तो उसमें उसको कंसिडर करता है, केवल अपने स्वार्थ को सामने रखता है या एक कलेक्टिव स्वार्थ को सामने रखता है। उस दृष्टिकोण पर हमारे देश के वोटर को चाहिए कि अपने सत्ताधीश जो लोग हैं उन पर दबाव डालते रहें या उनको इस मामले में सजग करते रहें। और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई आर्थिक विकास केवल आइसोलेशन में नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा ही रहेगा। तो दोनों में तालमेल बैठाने की बात, अगर आर्थिक विकास की बात करते हैं तो राजनीतिक विकास को भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आर्थिक विकास की पॉलिसी में पॉलिटिकल विकास रिफ्लेक्ट हो, पॉलिटिकल विकास की पॉलिसी में आर्थिक विकास रिफ्लेक्ट हो, ये हमारा कहना। दोनों वोटर चाहे मोदी जी के समर्थक हो या मोदी जी के विरोधी हो, इन बातों का उनको ध्यान में रख करके एक देश में जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जन सत्ता के प्रतिद्वंदिता में जो लोग हैं, यानी विपक्ष, और जो सत्ता में है पक्ष, उनके बीच भी ये कैसे होगा, ये इसकी मैकेनिज्म ढूंढनी चाहिए। बस जी, मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी, धन्यवाद। अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और वही कंक्लूडिंग रिमार्क एक हम आपसे चाहते हैं कि इस चैनल का हमने नाम रखा है भारतीयत्व, और आज भारतीयों में हमें दो तरह के लोग दिखते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करते हैं, जो जिन्हें हम राइट विंग कह सकते हैं, या जो सरकार के खिलाफ है, वो सेंट्रल विंग भी बोल सकते हैं, लेफ्ट विंग भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों नागरिकों को आप G20 के संदर्भ में जो भी हुआ उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह से सोचे इन चीजों के बारे में? अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, G20 का जो भी अभी इस देश में वर्क हुआ है, वह कुछ आम नागरिकों के बेटरमेंट के लिए जो वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिकंसिलिएशन होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जहां यह दरअसल G20 में भारत में इतना भारत के नागरिकों को संतोष करना पड़ेगा कि जो हमने नेशनल मूवमेंट और 1947 में अपना कम से कम एक ऑटोनॉमी का कंसर्न रखा था, और एक साउथ का, पिछड़े देशों का की एक वॉइस बने, वह विभिन्न जिगजैग से होते हुए अभी इस रिजीम में भी कंटिन्यू करते हुए दिखी है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, इसको आरएसएस और मोदी सरकार हिस्ट्री से काट के अपनी आइडियोलॉजी और अपनी पार्टी की उपलब्धि के बतौर प्रचार करेगी और इलेक्शन में इसका उपयोग करेगी। मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों से यह अपील करता हूं कि उससे भी उन्हें सचेत रहना चाहिए और इनके किसी भी इस तरह के डिवाइस के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। व्यास जी, वही सवाल आपसे भी कि जो भारत का नागरिक है वो इस तरह के सम्मेलन, उससे जुड़े प्रचार की तरफ किस तरह देखे, जो सम्मेलन में हुआ उससे वो क्या सीखे और आगे के लिए क्या सोचे? देखिए, मेरा मानना है कि जो भारत का नागरिक है वो बड़ा इमोशनल व्यक्ति है। अभी एक रवीश कुमार पे डॉक्यूमेंट्री बनी है और वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आज मैं उसको देख रहा था, क्योंकि एफएम रेडियो में गाड़ी में बैठा था, सुन रहा था। उसने कहा कि इसके पहले कि यूट्यूब से हटा लिया जाए, आप उसको देख लें। मतलब वो अपने श्रोताओं से कह रहा था, कोइंसिडेंटली आई वाज वन ऑफ द लिसनर्स। और मुझे वो डॉक्यूमेंट्री, एक लेफ्ट के हमारे मित्र हैं दिल्ली में,
उनकी श्रीमती जी ने भेजा था। तो मैं किसी मीटिंग में बैठा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको सुना मीटिंग शुरू होने के पहले, और फिर सोचा कि बाद में सुनूंगा। कोइंसिडेंटली जब सुनने का वक्त आया तो देखा कि वो डिलीट हो चुका था। तो मैंने बेचारे आपने कहा डिलीट कर दिया। जो मुझे एफएम वाले की बात याद थी कि इसके पहले कि यूट्यूब से हट जाए, आप लोग उसे देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि रवीश कुमार ने कहा है कि हटा लीजिए। तो मैंने कहा होगा। तो मैंने अपने यूट्यूब में देखना शुरू किया तो मुझे मिल गया तो मैंने उसको पूरा देखा। तो उससे ज्ञात यह हुआ कि हमारे जो देश का नागरिक है, जो वाचाल नागरिक है और जो दिखाई पड़ता है, वह नागरिक इमोशनल चीज़ों पर अपने फैसले लेता है। अब उस डॉक्यूमेंट्री में दिखलाया जा रहा था कि पट्टा रवीश कुमार परेशान है और उसको एनडीटीवी के स्टूडियो में भी परेशानी हो रही है, जितना सपोर्ट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट एनडीटीवी को नहीं मिल रहा है, कई बार उसका गायब कर दिया जा रहा है। जो कार्यक्रम चलता है वो बनारस में नहीं दिखलाया गया या अन्य जगह नहीं दिखलाया गया। और जो उसके बरक्स जो दूसरे प्राणी हैं, जिसको आज की तारीख में वो गोदी मीडिया कहता है और उसी नाम से कुख्यात है, वे चीख रहे थे। और वे तो हमेशा चीखते हैं, चूँकि अब हम लोग आजकल गोदी मीडिया देखते नहीं हैं, तो उन लोगों की चीखों की उतनी जानकारी हमें नहीं है। हमने G20 के संदर्भों में इंडिया टुडे को देखा, जो चीख नहीं रहे थे। उसमें एक आध प्राणी ऐसे जो चीखते पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे चैनल जहाँ कुछ चीखते पाए जाते हैं। जो चीख रहे थे उसका जनता पे असर दिखाई दे रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में, कि एक जगह रवीश कुमार बेचारे गए और लोगों ने मतलब मोदी जी का नाम लेके उनको एक तरीके से कोशिश किया कि इनको बेइज्जत भी किया जाए। बेचारे चुप हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी एक शिक्षिका ने शुरू किया कि अब हायर एजुकेशन उसके चैलेंजेस की वजह क्या बोल रहे हैं, आदि इत्यादि। तो उसको देखने से बिल्कुल स्पष्ट हुआ। और पुलवामा की बात आई 2019 का की चर्चा उसमें थी कि होने के बाद से पूरा परिदृश्य बदल गया और ये पट्टा परेशान हो रहा है कि बेरोजगारी है, गरीबी है, दाएं है, बाएं है, लेकिन जनता बोल रही थी कि देश बचेगा, तभी न बेरोजगारी और रोजगार की बात आएगी। तो देखिए, हमारे देश के लोग धर्म प्राण भी हैं, धर्म भीरू भी हैं, और उनके अंदर जो सदियों से कुछ चीज़ें सुप्त थी, क्योंकि मेरा अपना खुद का चैनल है तो मैं उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें व्यक्त करता रहता हूँ, तो वो भार दी गई हैं। और वो नफरत, धर्म का मतलब नफरत हो गया है। मैं तो हिंदू धर्म के बारे में कोट करता हूँ उसमें उपनिषदों से, कि उसके 4 चरण माने जाते हैं। सत्य अहिंसा, जो गांधी जी का भी है, सत्य अहिंसा है, और उसमें क्षमा है, और उसमें दया का भी जिक्र है। तो ये धर्म के चरण हैं। अब नफरत कहाँ इस बीच में आ जाएगी, आप समझ सकते हैं। मैं उपनिषदों को कोट करता हूँ कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है। अब देखिए, इस G20 में जो उपनिषद से, महापुराण से लिया गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चर्चाराम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जब पूरी वसुधा कुटुंब है, तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न नस्लों के लोगों में ये सरकार या जो सत्ता या शासक वर्ग है, वह उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करे। तो नफरती माहौल है। उसके डॉक्यूमेंट्री में भी वही दिखलाई पड़ रहा है कई वर्षों से, और हम लोग देख रहे हैं। मैंने एक चैनल में हमने बनाया कि ये जो नफरत का विष है, हलाहल है, इसको पीने के लिए शिव नहीं आएंगे, हमारे आप लड़ना पड़ेगा। यहाँ तो बिल्कुल स्थिति पलट गई है। मोबिलाइजेशन ऐसा हो गया है कि आप सभी नागपुर में आप हैं तो खैर आपको क्या बताना है, स्थिति अच्छी नहीं है। तो वैसी दशा में जो भावुक लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, मेरी समझ ये कि उन तक पहुंचना होगा। ये इस तरह के कार्यक्रमों और सेमिनारों से, देखिए मैं तो एक बहुत ही क्या नाम है, सुमूर्ति जी तो ग्रास रूट के काम कर ही रहे हैं, हम भी रिटायरमेंट के बाद ग्रास रूट पर काम करें एक संगठन के साथ, और मैं देख रहा हूँ और कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश कितनी कामयाब होगी हम नहीं कह सकते। जिसको हम समाज का अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, रामनवमी के समय तलवार लेकर फटका बांध के 500 रुपया उसको मिला,
गाड़ी में पेट्रोल मुफ्त मिल गया, मस्जिदों की तरफ से जुलूस निकाल के गाली गलौज करता पाया गया। हमारे लोगों ने तैयार किया था मुस्लिम लोगों को कि इन सबों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, दंगा हो सकता था। तो दिखाई पड़ता है, हम लोग जुलूस निकालते रहते, शांति सद्भाव की बात करते, भारत माँ के 4 सिपाही की बात करते, लेकिन स्थितियां बदली हुई हैं। तो वैसी दशा में जो इंडिया पार्टी बनी है, जिसके कारण अब भारत देश का नाम होने जा रहा है, देखिए अब 18 से 22 तक क्या होता है, कोई नहीं जानता। तो आपको ग्रासरूट पे जाना पड़ेगा, लोगों के उस इमोशंस को आपको, अखिलेंद्र ने सही कहा, विजन देना पड़ेगा। आपका विजन क्या है? और अब लोग ये नहीं चाहते कि आप उनको जो विजन दें वो लागू होने वाला नहीं हो। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मामले हैं, और उनको कैसे आप हल करेंगे ये बताना पड़ेगा। तो वैसी दशा में लगता है कि G20 है, इस G20 में जो गेन्स हैं उन गेन्स को बताया जाएगा। ये थोड़ा बताया जाएगा कि कॉरिडोर 10 साल में पूरा होगा, नहीं होगा। उन्हें कहा जाएगा देखिए पूरे देश को, मतलब दुनिया ने मान लिया, और इनके वजह से दुनिया ने मान लिया, और जनता ताली पीटेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वाह साहब वाह कह रही। तो अब इश्यूज को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि किसी भी इस तरह के जो आर्थिक ग्रुपिंग है ना, थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसकी शुरुआत कैसे होती थी? पहले साहब ये FTA का कॉन्सेप्ट आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। माना जाता है, रिकार्डो की थियरी है कि अगर ट्रेड बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी, क्योंकि सामान बिकेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल भी लोग खरीदेंगे, मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी, यानी डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई चेन के कारण आपका समृद्धि आएगी, यानी गरीबी हटेगी। ऐसा वही इक्वलिटी की बात नहीं सोचते। बेरोजगारी हटेगी, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट रहा है। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बने कि भाई टैरिफ घटाओ, कस्टम्स ड्यूटी घटाओ, जो लैंडेड कॉस्ट है। मान लीजिए कि मेरे और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो मेरे किसी सामान का लैंडेड कॉस्ट उसके सामान से अगर कम होगा तो मेरा सामान लोग खरीदेंगे, क्वालिटी बढ़िया होगी तो, एंड वाइस वर्सा, उसको लैंडेड कॉस्ट कहा जाता है। तो कि टैरिफ ऐसा होना चाहिए कि कंपैरेटिव एडवांटेज हो। जैसे कॉन्सेप्ट ये कि यदि खाना बनाना महंगा है या परेशानी का सबब है तो खरीद लीजिए खाना। अमेरिका में मेरी बेटियां रहती हैं, हम लोग जाते रहते हैं, वो खाना थोड़े बनाते हैं, कहते पापा इंडोनेशिया का डिश खाओगे? अब कौन इंडोनेशिया का डिश खाएगा, नहीं खाएगा। जापान का खाओगे? हम लोग अपना रोटी दाल सब्जी श्रीमती जी बना देती हैं या चावल बना देती है तो खा लेते हैं, क्योंकि इससे उनका इकोनॉमी बढ़ रही है। इस तरह का कंज्यूमर उन्होंने पैदा किया है जिसको खाना बनाना नहीं है। तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, इसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। कोई चीज़ आप अपने आप बनाएंगे, अपने देश में बनाएंगे, वो एडवांटेजियस आपके लिए होगा, ट्रेड से मंगा लेंगे वो एडवांटेजियस होगा। तो वैसी दशा में इन फोरम्स में FTA की पहले से चर्चा होती थी। ECM याद कीजिए, यूरोपियन कॉमन मार्केट होता था, जो बाद में ECM कन्वर्ट हुआ यूरोपियन यूनियन में। अब ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन हट गया, उसको लगा मुझे तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो खैर GATT था, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, और वही WTO हुआ, मल्टीलेटरलिज्म वहीं से शुरुआत हो रही है बड़े पैमाने पर। FTA उसके पहले कई देशों के बीच FTA आपस में होते थे, अभी भी बायलैटरल रूप में लोग चर्चा करते हैं। तो वो WTO याद कीजिए, चाइना जो अपने को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है, मुझे वहाँ जाने का 2 बार मौका मिला है, और मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पर कम्युनिज्म दिखलाई पड़े, मुझे तो बहुत कम दिखलाई पड़ता। और सुमूर्ति जी कह ही रहे हैं कि वो तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है। खैर जो भी हो, जो भी उसका मॉडल हो, तो वो खुद WTO में शामिल होने के लिए लालायित था और शामिल हुआ, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म के बिना काम नहीं चल सकता, और ट्रेड के बिना मेरा माल मेरे डोमेस्टिक मार्केट में अगर नहीं बिकेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने सप्लाई चेन को कम करूंगा, मैं प्रोडक्शन को कम करूंगा। तो इसलिए मेरा मार्केट मिलना चाहिए। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी जरूरी है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जरूरी है। अब डिपेंड करता है कौन कितना लाभ ज्यादा लेता है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेजेस होगा और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा।
जैसे चाइना के बारे में हम लोग मानते हैं कि बहुत सारा माल हमारे मार्केट में डंप करता है, इसलिए एंटी डंपिंग लॉ बना हुआ है। हम इतना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, उसका लैंडेड कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि उसका माल नहीं बिके। तो क्योंकि संभावना हो सकती है कि आपने कॉस्ट इतना कटिंग कर दिया कि आपका माल जो है सो सस्ता हो गया और हमारे मार्केट में आप डंप कर रहे हैं। तो ये सेफगार्ड्स भी बनाए गए हैं। तो मैं समझता यही हूँ कि जो इंडिया की पार्टीज है, मैं लेफ्ट राइट नहीं कहूँगा, लेफ्ट की तो ताकत बहुत कमजोर दुर्भाग्य से हो गई है, तो जो इंडिया की पार्टीज हैं इनको एक अल्टरनेट विजन लेके आना पड़ेगा कि आप अगर आते हैं श्रीमन तो आप, और इमोटिव इश्यूज भी लाना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ों को गाली दे करके जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे, संभव नहीं है। वे जैसा कर रहे हैं उनके बरखिलाफ आप क्या बढ़िया चीज़ लाइएगा। जैसे मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, हम तो सबसे कायल हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा जब आ रही थी तो उस पर यूट्यूब पर लगातार हम श्रीमती जी हमारे देखते थे, हमको अच्छा लगता था। लेकिन जरूरी थोड़े कि दूसरे को अच्छा लगेगा, मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ आपसे। तो मोहब्बत की दुकान जो नफरत के बाजार में चर्चा चल रही है, तो एक विजन है, इस विजन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। महंगाई पर आप कैसे करिएगा कंट्रोल, कैसे बेरोजगारी पर कैसे कीजिएगा, कैसे फोकस कीजिएगा इन्हीं सब चीज़ों पे। उस राष्ट्रवाद का मुकाबला कैसे कीजिएगा, उस हिंदू राष्ट्र का मुकाबला कैसे कीजिएगा, आप कहाँ से ला करके समझाइएगा कि देश सबका है। उपनिषदों से लाना पड़ेगा आपको, नहीं लाइएगा तो दिक्कत होगी। आपको माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की भी आलोचना करनी पड़ेगी। देखिए, कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी खराबी जो मैं मानता हूँ यह रही कि उन्होंने कभी माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की शिकायत उस तरीके से की ही नहीं, या कांग्रेस के साथ भी वही रहा। तो लोग उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं देखिए तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में तुष्टीकरण किसका हो रहा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि शाहबानो केस में आपने मुल्लाओं की बात मान करके को उस फैसले को नहीं माना। तो आपको बहुत खरा खरा एक विजन देना पड़ेगा। और दूसरी पार्टी या दूसरा ये जो ग्रुपिंग बना हुआ है एनडीए का, वो क्या दे रहा है, उसका मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में कहते थे गढ़ महोबा की लड़ाई है ये, तो अल्लाह उदल एक तरफ है, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। तो कैसे आप उसका मुकाबला कीजिएगा जो भी समय बचा हुआ है। ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको सोचना चाहिए। अभी तो गांधी जी पे संकट है, हालांकि हमको राजघाट ही जाना पड़ा सबको, लेकिन मूर्ति जी का जो सर्व सेवा आश्रम में क्या उसका नाम है, उसको जमींदोज कर दिया, कब्जा कर लिया पुलिस ने बनारस में। ये लोग वहाँ पर जा करके आंदोलन करते रह गए। देश में कहीं उसको लेके हलचल नहीं मची, ये आप समझ लीजिए, कोई हलचल नहीं मची। तो इस देश को समझना पड़ेगा कि हलचल क्यों नहीं मच रही है। अंत में वही गांधी जी का, हम सोच रहे थे कल जब वो गीत बज रहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कि कोई पूछ लेता कि ये ईश्वर अल्लाह क्या होता है, तो क्या लोग बताते कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मतलब क्या, वो बताते इसका मतलब क्या है। तो अभी हमारा देश डिवाइडेड है, ध्रुवीकृत है, ध्रुवीकरण बहुत तेज हुआ है। मेरा मानना है कि ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप ही हिंदू मुसलमान का मसला बड़ा भयानक हो गया है। मीडिया हिंदू मुसलमान करता रहता है, गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं। कैसे आप उसका मुकाबला कीजिएगा, आपके पास क्या उसका साधन होगा, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को भी जो इनके विरुद्ध आना चाहता है उसको सोचना चाहिए। और उसको G20 से भी यही लेना चाहिए जो पैरा 78 की मैंने बात की ना, डिमांड करना चाहिए कि तुम इथनिक डाइवर्सिटी का सम्मान करो। कहेगा वो दूसरी बात करेंगे, बट लाना चाहिए उस पर। रिलीजियस डाइवर्सिटी का सम्मान करो, लाना चाहिए उस पर। अब कैसे लाएंगे, जनता में किस प्रकार से आप इतने कम समय पैदा करेंगे, सत्ता चाहिए तो करना तो पड़ेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद व्यास जी। दोस्तों, आपने पूरी चर्चा सुनी G20 सम्मेलन पर। आपने जो हमारे माननीय सारे मेहमान थे जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे, बहुत महत्वपूर्ण विचार रहे। एक भारतीयत्व चैनल की तरफ से भारत के नागरिकों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें अगर आप समर्थक हैं सरकार के, ठीक है, आपका अधिकार है, पर एक
जो बात आप तक केवल गोदी मीडिया से पहुंचती है या केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहुंचती है कि आज मोदी जी अध्यक्ष बन चुके हैं G20 के, वैसी कोई बात नहीं थी। G20 सम्मेलन, अभी G21 होगा अगली साल, वो हर साल किसी न किसी देश में होता है, जो ये 20 और 21 देश हैं उनमें, और उनमें से कोई ना कोई मेजबान होता है। दूसरी बात, हमने जो हमारे तीनों पैनलिस्ट थे उन्होंने कही कि जो अच्छा हुआ इस G20 सम्मेलन में, वो इस कारण हुआ कि जो भारत का पहले से एक परराष्ट्र धोरण रहा है नॉन अलायंस का, उसी की तरह आज की सरकार भी जो पहले से नेहरू जी की वक्त से जो हमारी एक पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी को इस सरकार ने भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया और उसी के कारण अच्छे परिणाम हुए हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात थी। तो जो हम देखते हैं कि ये दुनिया पहली बार हो रहा है, भारत का डंका बज रहा है, ये जो हम तक गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहुंचता है, उस पे आंखें मूंद कर विश्वास ना रखें, अपनी आंखें खोले। और आज के जमाने में सच्ची जानकारी लेना बहुत आसान है, उसे ढूंढकर उस पर विश्वास करें। जो विरोधक है उसके लिए, जो विरोध करने वाले नेता है, उनको लेकर भी बहुत अच्छे सुझाव हमारे पैनलिस्टों ने दिए हैं। जो दर्शक है उन्हें हम ये कहना चाहेंगे हमारी तरफ से कि सोशल मीडिया के इस जमाने में आप खुद एक चैनल बन सकते हैं। जो भी ये वीडियो आप देखते हैं, उन्हें केवल देखिए मत, उन्हें पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी बातें जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको भी दिखता है कि जो नागरिक इस सरकार का अंधभक्त बना हुआ है, उसके कारण देश में की बड़ी समस्या हो रही है, वो जब तक नहीं बदलेगा, और उसे बदलना भी आपका काम है, देश के टुकड़े करके नहीं हो सकता है। तो केवल मुझे सच पता है उस पर खुश रह के नहीं चलेगा, हम सबको एक साथ आकर एक दूसरे के मतों में परिवर्तन करना होगा। इसलिए इस तरह की चर्चाएं हम सुनते रहें। तो सारे पैनलिस्टों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, भारतीयत्व चैनल की तौर से ऐसे ही विषय हम रख सके, इसलिए आप हमसे हमेशा जुड़ते रहें। आपके मन में कोई विषय हो, कोई सीरीज हो, उसे भी हम यहाँ पे करना जरूर चाहेंगे। भारतीयत्व चैनल एक कोशिश है, जो भी आप जैसे सामाजिक विचारक रहे हैं, उनके नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से, कि आपके विचार हम सब तक रख पाए। कहीं न कहीं जो एक विचार न करने वाले लोगों की तरफ एक समाज की वैचारिक नेतृत्व चला गया है, वैसा वो ना रहे। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें। तो ये आह्वान करके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। भारतीयत्व चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी ही किसी चर्चा में फिर से मिलते हैं जल्दी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।